हम जानते हैं कि पिछले 7 साल, मोदी शासन के पिछले 7 साल में महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पे पहुंच गई है। पिछले तमाम कहिए तो जब से आज़ादी मिली है, तब से अब तक का सारे रिकॉर्ड महंगाई और बेरोजगारी के तोड़ दिए हैं। दूसरी ओर श्रम कोड कानूनों के माध्यम से सारे श्रम कानून खत्म किए जा रहे हैं। ये जो 4 श्रम कोड कानून लाए गए हैं, इनके खिलाफ और इनको रद्द करने की मांग को लेकर हड़ताल है। हड़ताल है जो पूरा निजीकरण की मुहिम चलाई जा रही है। पूरे देश को बेचा जा रहा है, एक-एक ईंट और एक-एक इंच ज़मीन देश की जो बेची जा रही है टाटा, अंबानी, अडानी सभी के पूंजीपतियों के हाथों। और ये जो इस काम को सुगम बनाने के लिए जो ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लाई गई है, कि नीति लाई गई है, इसके विरोध में हमारी हड़ताल है। हमारी हड़ताल है कि देश के हर मजदूर को कम से कम 26,000 रुपया न्यूनतम हर महीने वेतन या मजदूरी मिलनी चाहिए। हमारी हड़ताल है समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए और तमाम ठेका मजदूरों को रेगुलराइज किया जाना चाहिए। हमारी हड़ताल है स्कीम वर्कर्स, जिसमें आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील तमाम कर्मी हैं, इनको श्रमिक का दर्जा मिलना चाहिए और इनको भी न्यूनतम मजदूरी और जो भी वैधानिक एक श्रमिक के होते हैं कानून के हिसाब से जो उसके अधिकार होते हैं वो मिलने चाहिए। और खासकर जो पिछले कोरोना काल में जो इन स्कीम वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने जो अपने जान की बाजी लगाकर कोरोना के साथ के खिलाफ युद्ध लड़ा, उनको इसका जो पूरा भारत सरकार द्वारा भी जो तमाम किस्म के घोषणाएं की गई थी, जो कुछ देने के लिए वो दिया जाए। हम तो मानते हैं कि ये जो स्कीम वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स खासकर अपने को ठगा महसूस कर रही हैं। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा, हम देख रहे हैं कि हमारे देश के जो मजदूर हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके रोजगार छीना जा रहा है। उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है, मजदूरी कम से कम होती जा रही है और इन तबकों को अब कुछ मुट्ठी भर राशन देकर लाभार्थी के दर्जे पर लाया जा रहा है। तो हम मांग कर रहे हैं कि इन तमाम लोगों को, मेहनतकश अवाम को रोजगार मिले, एक बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी मिले। तो इन तमाम सवालों पर हम हड़ताल कर रहे हैं। और सबसे कुल मिलाकर कहा जाए तो मोदी शासन की जो जन विरोधी, मजदूर विरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियां हैं, उनके खिलाफ आज ये देश हड़ताल कर रहा है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 75 हमारे आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं। भारत सरकार, मोदी सरकार इसको इसका एक अमृत उत्सव मना रही है, जबकि इन्हीं 75 सालों के पूरे होने पर देश का मजदूर वर्ग इस देश के संविधान, इस देश को बचाने, इस देश की संपत्ति को बचाने के लिए, की रक्षा करने के लिए, अपने अधिकार बचाने के लिए 2 दिन की हड़ताल पे जा रहा है। तो ये मोदी सरकार एक तरफ, मोदी शासन का एक तरफ आज़ादी को मनाने का अमृत महोत्सव है और दूसरी तरफ मजदूर वर्ग की तो 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल है। जी शुक्रिया कॉमरेड जी। इंद्रेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये जो एक पूरा माहौल बना दिया गया और ये पिछले हम 3 दशक इसको हम कहें, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये आज बन गया है हड़ताल के खिलाफ माहौल। और कई बार लोग बड़े खुश हो जाते हैं जब एस्मा वगैरह लगाने का ऐलान हो जाता है। मैं जानना चाहूँगा इस पर कि इस पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं, जहाँ पे हड़ताल या जो ट्रेड यूनियन है उनके अपने अधिकारों की मांग। मैं चाहूँगा कि एक आसान भाषा में आप ये समझा पाएँ, एक की हड़ताल क्यों होती है, दो ये जो पूरा माहौल बनाया गया है इसके पीछे क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई एक सरकार है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों बराबर से शामिल रहे ये माहौल बनाने में, और इन दोनों के अपने कामगार संगठन भी हैं जो हड़ताल में जाते रहे हैं। उसके बावजूद ये माहौल बनाया गया है कि हड़ताल ऐसी कोई चीज़ है जो जन विरोधी है। तो एक चीज़ थोड़ा सा ये अगर आप समझा पाएँ दर्शकों को कि क्यों जन विरोधी नहीं है, क्यों जनवादी है हड़ताल, और ये माहौल जो है इसके पीछे का क्यों है। देखिए, एक तो जो नीतियां इस देश में आई 90 के दशक के बाद, तो उनके लिए जो शब्द उपयोग होता है, उन शब्दों से समझिए कि कैसे जो जनता के हक में खड़ी चीजें हैं उनको जन विरोधी करार दिया जाता है। तो जैसे तमाम चीजों को बेचने को कहा गया सुधार,
अभी भी मजदूरों के सारे अधिकार छीनने को कहा जा रहा है कि ये श्रम सुधार है। तो मजदूरों का सब हकूक, सारे अधिकार जो उन्होंने अपने ऐतिहासिक आंदोलनों से हासिल किए पूरी दुनिया में ही, वो सारे अधिकार छिन जाएँगे और ये सुधार हो रहा होगा। या उस नीति को भी जिसको हम जानते हैं कि भाई लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन, ग्लोबलाइज़ेशन की नीति कहा गया। तो वो लिबरलाइज़ेशन किसके प्रति है? किसके प्रति उदार? तो जनता के प्रति उदार नहीं है, श्रमिकों के प्रति उदार नहीं है, मज़दूरों के लिए उदार नहीं है, तो वो किसके प्रति उदार है? उनके प्रति जिनके हाथों में सारे संसाधन सौंप दें। और असल में तो पहला प्रश्न ये नहीं है कि हड़ताल हो रही है, पहला प्रश्न तो ये है कि हड़ताल होने की नौबत क्यों आई? तो हड़ताल होने की नौबत इसलिए आई कि ये सुधार के नाम पर जो मज़दूरों के सारे हक अधिकार छीन लेने, जो देश के तमाम संसाधनों को औने-पौने दामों पर देशी-विदेशी पूंजीपतियों के हवाले कर देना है। जो रोज़गार के सारे रास्ते बंद कर देने हैं। सिर्फ़ ठेका मज़दूरी होगी, सिर्फ़ कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी होगी, एक तरह की असुरक्षा होगी, आजीवन असुरक्षा में लोग जिएँगे। जो मैनेजमेंट होगा या जो मालिकान होंगे, उनके रहमो-करम पर ज़िंदा रहेंगे। तो एक तरह से ये जो चौतरफ़ा असुरक्षा का माहौल, तो इसके खिलाफ स्थायी नियमित रोज़गार हो और लोगों को समान काम के लिए समान वेतन मिले। तो अभी जो सरकार है या इससे पहले जैसा आपने भी कहा तो अभी ख़ास तौर पर जो सरकार है, तो वो तो कह रहे हैं कि भई सब आत्मनिर्भर हो जाओ। तो नौकरी सबकी चली जाएगी, ऐसे करके लोग आत्मनिर्भर होंगे, रोज़गार के सारे रास्ते बंद हो जाएँगे, ऐसे करके आत्मनिर्भरता आएगी। लोग 30-30, 40-40 बरस नौकरी करेंगे और उसके बाद पेंशन के नाम पर वो ठगे जाएँगे, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होगी। तो असल में तो यही समझने की बात है कि जैसे ही ये तर्क गढ़ा जाता है कि हड़ताल से अर्थव्यवस्था, अखबारों में भी हेडिंग हड़ताल नहीं बनती। पिछले 2, 3, 4, 5 हड़तालों को आप याद करें, तो समाचार पत्र ये बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को इतने हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान 2 दिन की हड़ताल से हुआ। तो प्रश्न ये है कि अगर ये श्रमिक इतना काम कर रहे हैं, ये जो श्रमशील हिस्सा है जो इतना काम कर रहा है कि इसके 1 दिन काम न करने से इतने हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान देश की अर्थव्यवस्था को होता है, तो तब इसके लिए बेहतर कार्य स्थितियों की माँग करना कैसे ऐसा काम है कि जो विकास में अवरोध है। और विकास कोई अमूर्त चीज़ तो नहीं है। विकास जो भी दिखाई दे रहा है, वो इन्हीं मज़दूरों के, इन्हीं मेहनतकश लोगों के काम करने से वो विकास होता है। तो इसलिए प्रश्न तो ये नहीं होना चाहिए कि हड़ताल क्यों है या हड़ताल होने से क्या दिक्कत हो रही है। प्रश्न ये है कि हड़ताल करने की नौबत क्यों आ रही है। प्रश्न ये है कि इस देश में रेल से लेकर के और तमाम चीज़ों को, बैंकों को, इंश्योरेंस को, सबको बेचा क्यों जा रहा है असल में। असल सवाल तो ये है, इस पर गौर करने की ज़्यादा ज़रूरत जी मैं जो है एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। ये बार बार कहा जाता है कि सरकारी कर्मचारी, खासतौर पर बैंक के कर्मचारी भी शामिल है इस हड़ताल में, तो कि सरकारी कर्मचारी जो है वो काम नहीं करना चाहता है और हड़ताल पर चला जाता है। माहौल ये बनाया जाता है कि चूंकि उस पर काम करने का शायद दबाव बन रहा है, इसलिए वो हड़ताल पर चला जा रहा है। इसका सच क्या है? वो काम नहीं करना चाहता या काम नहीं करता, इसका सच क्या है? क्योंकि देखिए, ये तो हमने झेला है कहीं ना कहीं। एक आम आदमी रोज़मर्रा में कुछ चीज़ों से कनेक्ट करता रहा है कि भाई करप्शन है, कि एक समय था जब और अभी भी है ही, वो एक सिग्नेचर करने के लिए पैसे लगते थे, ठीक है। लेकिन ये बात समझना क्यों मुश्किल है कि केवल वो जो क्लरिकल स्टाफ है उसमें कुछ लोग जो करप्ट हैं, उनके अलावा एक बड़ी संख्या है कर्मचारियों की जो कहाँ से कहाँ तक, एक सफाई कर्मचारी से लेकर जो चाहे परमानेंट हो चाहे वो संविदा पर रखा गया हो, और वहाँ से लेकर तमाम इस देश में अलग अलग जगह सरकारी कर्मचारी हैं। बैंक में भी केवल एक जिससे आपका रोज़ वास्ता पाऊंगा है, केवल वो नहीं है। ये समझना क्यों मुश्किल हो गया है इंद्रेश जी? ये तो एक आसान चीज़ होनी चाहिए थी लोगों के लिए। देखिए, ये तो निरंतर एक माहौल बनाया जा रहा है कि भाई सरकारी कर्मचारी काम नहीं करना चाहता। और ये आश्चर्यजनक है कि जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, वही ये कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता, जो सरकार चला रहे हैं। और इसलिए इस आधार पर वो इस देश के पूरे सरकारी सेक्टर को ही या पूरे सार्वजनिक उपक्रमों को, सरकारी संपत्तियों को ही बेचने का ये तर्क है। तो सवाल ये है कि यही आदमी प्राइवेट में कैसे काम करने लगेगा अचानक से? ये प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में तर्क क्यों है? तो असल में आप इससे काम नहीं कराना चाहते,
आप इसके श्रम का शोषण करना चाहते हैं। आप इसको वो जितनी मेहनत करता है उस मेहनत के अनुपात में चीजें नहीं देना चाहते। ये असल में इसलिए ये तर्क करा जा रहा है। और बेहतर वर्क कल्चर हो, इससे किसको असहमति हो सकती है? किसी को नहीं असहमति हो सकती है। सब काम करें, इससे भी किसी को असहमति नहीं हो सकती है। लेकिन सरकारी पूरा जो मैकेनिज्म है या जो सार्वजनिक उपक्रम है, वहाँ कम से कम आप शिकायत करने किसी के पास जा सकते हो। उससे ऊपर नेक्स्ट लेवल पर आप जा सकते हैं, जहाँ जाकर के आप ये शिकायत कर सकते हैं कि भाई नीचे के कर्मचारी ने ठीक से काम नहीं किया या वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये जो प्राइवेट प्लेयर्स जिनको लाया जा रहा है, कल को वो इस देश की सारी संपदा को जैसे करके कुछ लोग अपने झोले में भर करके ले गए, न खाऊंगा न खाने दूंगा वाले राज में भी सब पैक करा करके जिस तरह से ले गए, तो बाकी सब भी चला जाएगा। तो असल में तो ये बड़ा खोखले किस्म का तर्क है कि लोग काम नहीं करना चाहते इसलिए हड़ताल पर है। लोग अपने काम को बचाना चाहते हैं, अपने काम करने की स्थितियों को बचाना चाहते हैं। जो कुछ अधिकार इस काम करने के एवज में उनको मिले हैं, जो उन्होंने लड़ करके हासिल किए हैं, उनको बचाना चाहते हैं, इसलिए लोग हड़ताल। राजीव जी, डिजिकरण के खिलाफ क्यों हैं आप? दुनिया भर में तो होता है, अभी लोग क्यों ना करें? हाँ, निजीकरण का मतलब यह है कि तो तमाम, देखिए, निजीकरण आज सभी चीजों का हो रहा है। तो बुनियादी सेवाएं हैं उनका भी हो रहा है। रेल से लेकर डिफेंस जैसे उद्योग का, जो हमारा सामरिक महत्व का उद्योग है, उसका निजीकरण किया जा रहा है। पानी, बिजली, शिक्षा, सभी चीज का निजीकरण किया जा रहा है। तो ये निजीकरण कोई छुटपुट मामला नहीं है कि कुछ चीजों का निजीकरण किया जा रहा है, बल्कि ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो है, तमाम सेक्टर्स जो हैं, सबका निजीकरण किया जा रहा है। और निजीकरण का हम पिछले बहुत सालों से इसका क्या परिणाम निकलते हैं, ये भी हम देख रहे हैं। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि निजीकरण का मतलब यह है कि चीजों को बेहद महंगा बना देना। आप देख रहे हैं कि रेलवे का जो निजीकरण किया जा रहा है, और जिस तरीके से इस निजीकरण के साथ साथ सारी सुविधाएं रेल के अंदर खत्म की जा रही है, और रेल को जो जनता की सबसे लोकप्रिय सवारी है हमारे देश में, इसको जनता से दूर ले जाया जा रहा है। आज वंदे वंदे क्या नाम है, वंदे भारत एक्सप्रेस करके जो है, वो सारी गाड़ियां चलाने की कोशिशें की जा रही हैं। और ये अगले कुछ सालों के अंदर हम देखेंगे कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलाना ही रेल का काम रह जाएगा। और ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये सारी निजी कंपनियां चलाएंगी, और ये इसमें बैठना, इसमें सवारी करना आम जनता की पहुंच से बाहर हो जाएगा। दूसरी बात यह है, ये जितनी संपत्ति इस देश में बनाई है, ये इस देश के मजदूरों, किसानों ने बनाई है, आम जनता ने खड़ी की है पिछले 75 साल में। अब आज जब ये खड़ी हो गई है, तब इसमें से, इस संपत्ति से अकूत मुनाफे कमाने के लिए, चरम मुनाफे कमाने के लिए, इन्हें हम देख रहे हैं कि अडानी, अंबानी, टाटा सरीखे घरानों के हवाले किया जा रहा है। तो एक तरह से कहिए निजीकरण। अब बैंक ही आप उदाहरण ले लीजिए। ये बैंक जो है, ये बैंक उन्हीं निजी हाथों में दिए जाने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने इन बैंकों को लूटा है, इन सार्वजनिक बैंकों को लूटा है। एनपीए क्या है? लाखों करोड़ का एनपीए जो आज पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर जमा हो रखा है, वो इन्होंने, ये बेसिकली बैंक की या जनता की जो पूरा जो धन है, उसको लूटा जा रहा है, और उसके चलते इनको घाटा भी दिखाया जा रहा है। अब इन बैंकों को इन्हीं पूंजीपतियों के हवाले करने की कोशिशें की जा रही है, जिसके खिलाफ बैंक के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। आपको पता होगा कि पिछले सेशन में ही, बजट सेशन के दौरान, बैंकों के निजीकरण को लेकर एक बिल लाना था, और दिसंबर में बैंक कर्मियों ने इसको लेकर एक अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी घोषणा की थी। सरकार इस बिल को नहीं लाई पिछले उसमें, और ना अभी तक लाई है। बैंक कर्मचारी इस निजीकरण के, जो कि बैंकों को आपकी सारी पूंजी जो है निजी हाथों में चली जाएगी इन बैंकों के निजीकरण के जरिए, और एक आम आदमी के लिए, उसके लिए ये बैंक भी उसकी पहुंच से दूर हो जाएंगे, और ये असल में आम जनता के पैसे के लूट खसूट का माध्यम निजी हाथों में जाने के बाद बन जाएंगे। और साथ ही साथ निजीकरण करने से बैंकों के कर्मचारी, जैसे कि हर जगह हर सेक्टर में हो रहा है, सब ठेके पे दे दिया जाएगा, सबका ठेकाकरण हो जाएगा, बैंकों का स्टाफ बहुत कम कर दिया जाएगा, और वो जो एक्चुअली में निजी या कॉर्पोरेट कंपनियां चाहती हैं
कि हमारे पास एक गुलाम मजदूर, एक गुलाम श्रमिक, चाहे वो किसी भी सेक्टर में, वो हमको मिलना चाहिए जिसके श्रम का दोहन करके, शोषण करके वो अकूत मुनाफे कमा सकें। तो बेसिकली कहा जाए निजीकरण ठेकाकरण से जुड़ा हुआ है। तो ठेकाकरण का मतलब यह है कि मजदूर वर्ग की स्थिति को गुलामों की स्थिति का ना देना। वो मजदूर जो इस देश को खड़ा करते हैं, इस राष्ट्र की संपत्ति बनाते हैं, उनको गुलामों की स्थिति में डाल देना, ये असल में ठेकाकरण है। तो ये निजीकरण और ठेकाकरण ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका चौतरफा विरोध हो रहा है, चाहे वो बैंक एम्प्लॉइज हो, तमाम पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉइज हो और देश का मजदूर वर्ग हो, वो इसकी खिलाफत कर रहा है। तो निजीकरण एक तरह से कहिए तो इस देश की जनता ने जो संपत्ति 75 साल में खड़ी की है, उसको ये कुछ मुट्ठी भर जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनके हवाले कर देना चाहिए। लेकिन इंद्रेश जी, जो विकसित देश है वहाँ तो ज़्यादातर चीज़ें प्राइवेट हाथों में है, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में है। और दूसरी बात ये है कि फिर ये जो बार बार कहा जाता है कि आखिर ये क्या मामला है, आप लोगों को कहा जाता है कि जो लोग निजीकरण के खिलाफ है वो विकास के खिलाफ है। क्या आप विकास के खिलाफ हैं या विकास के किसी मॉडल के खिलाफ है, या फिर इसी सरकार का विकास का मॉडल आपको नहीं पसंद है? जी इंद्रेश जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, वो बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ। तो नहीं, विकास का जो अर्थ है, विकास का जो मॉडल है, खास तौर पर जो पूंजी परस्त विकास का मॉडल है, जो ठेकेदार परस्त विकास का मॉडल है, जो सब कुछ को कुछ हाथों में सीमित कर देना चाहता है, संकुचित कर देना चाहता है, निश्चित ही उस तरह के विकास के मॉडल का हम विरोध करते हैं। और हम तो जो समग्रता में सारे लोग जो हैं, सारी जनता है, उसके विकास के पैरोकार हैं कि सबको उनके श्रम के अनुरूप, उनकी मेहनत के अनुरूप चीजें मिलनी चाहिए, इस बात के पक्षधर हम हैं। और बेसिकली ये जो निजीकरण का पूरा फंडा है, तो पिछले कुछ सालों में हमारे यहाँ जैसा राजीव जी ने भी कहा कि पिछले 70-75 साल में इस देश में जो भी परिसंपत्तियां सार्वजनिक धन से निर्मित हुई, सार्वजनिक पैसे से निर्मित हुई, उन सबको निजी हाथों में सौंपने की एक प्रक्रिया है। और असल में तो पिछले कुछ सालों में एक बड़ा लोकप्रिय टर्म है, वो कहते हैं साहब पीपीपी मॉडल, इसको वो कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये 3 पी नहीं, एक पी इसमें और जोड़िए तो तब वो 4 पी वाला मॉडल है। और उसका मतलब है कि प्राइवेट प्रॉफिट ओवर पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति के ऊपर निजी खिलाड़ियों के मुनाफे का इंतजाम ये किया जा रहा है। और एक और सवाल है इसमें, इस पूरी प्रक्रिया में, कि सरकार तो सारे सेक्टर से हाथ पीछे खींचेगी। सरकार रेल नहीं चलाएगी, सरकार बैंक नहीं चलाएगी, सरकार इंश्योरेंस नहीं चलाएगी, सरकार अस्पताल नहीं चलाएगी, सरकार शिक्षा नहीं देगी, सरकार बिजली, सड़क, पानी कुछ नहीं देगी। तो प्रश्न ये है कि हर 5 साल में जो इस देश की जनता की गाड़ी कमाई का हजारों करोड़ रुपया वो सरकार बनाने की प्रक्रिया पर खर्च होता है, उसका औचित्य क्या है? तब सरकार क्या करेगी? सरकार क्या है? वो जनता के हित में नीतियां बनाने वाली नहीं, बल्कि वो उन पूंजीपतियों के मुंशी है, या वो इस देश की सरकारी संपत्ति को नीलाम करने के लिए हमने अपॉइंट किया है कि जो ज्यादा बोली लगवा सके तो वो नीलाम करता हम अपॉइंट कर देते हैं। तो सरकार तो इसके लिए नहीं है। अगर ये सारे काम सरकारों के काम नहीं है तो फिर इस देश में सरकार का काम ही क्या है? तब इस देश को सरकार की जरूरत क्या है? कि वो फिल्म का प्रमोशन करेगी, लोगों के बीच में हिंदू मुसलमान कराएगी, इसके लिए देश को सरकार की जरूरत है? तो देश को तो सरकार की जरूरत इसलिए है कि जनता के हित में, सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों के हित में नहीं, बल्कि आम जन के हित में, जो सबसे हाशिए के पर भी लोग हैं, उनके हक में नीतियां बनाएगी, उन तक भी सब सुविधाएं पहुंचे, इसका इंतजाम करेगी। और ये तो सार्वजनिक सेक्टर के जरिए ही, पब्लिक सेक्टर के जरिए ही मुमकिन है। निजी क्षेत्र के जरिए ऐसा होना असंभव है। निजी क्षेत्र सिर्फ मुनाफे का सेक्टर हो सकता है, मुट्ठी भर लोगों के लिए मुनाफा सुनिश्चित कर सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। जी, जाते जाते 1-2 सवाल और हैं जो ज़रूरी है, मुझे लगता है। राजीव जी, ये बताइए, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये हड़ताल शनिवार रविवार को करके भारत बंद क्या फ़ायदा, इससे क्या निकलेगा? शनिवार रविवार कहाँ? नहीं, शनिवार रविवार को, शनिवार में कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, ये अभी करके, ये जो है शनिवार रविवार कर लेते, सॉरी मैं गलत बोल गया, वो कह रहे थे कि शनिवार रविवार कर लेते,
मंडे ट्यूसडे ना करते? नहीं, हड़ताल हड़ताल तो उसी दिन होती जी, है, हड़ताल है ना कुछ ये, क्योंकि हड़ताल तो कब सत्ताधारी काम से हड़ताल। दल के कुछ नेताओं का यही कहना था कि ये लोगों को परेशान करने के लिए कर रहे हैं केवल, और ये ब्लैकमेलिंग है। नहीं नहीं, देखिए यहाँ पे हम ये कहेंगे कि देखिए हड़ताल ये जो ब्लैकमेलिंग है या ये आ, मांग बनवाने के लिए सत्याग्रह है? दोनों में से किसको कैसे समझें? ये तो देखिए सरकार ब्लैकमेलिंग कर रही है। हम ब्लैकमेलिंग नहीं जी, कर रहे हैं, बल्कि सरकार की जो ब्लैकमेलिंग है, मजदूरों को जो इस देश को बनाते हैं, इसको खड़ा करते हैं, उसको वो ब्लैकमेल कर रही है, उसको वो ऐसी स्थिति में ढकेल दे रही है कि वो एक इंसान का जीवन भी ना जी सके। और जहां तक देखिए हड़ताल और ये सब की बात है, तो ये हड़ताल जो हमारा जो सहमति दर्ज करने का, हमारा जो आवाज उठाने का जो अधिकार है, उसके साथ जुड़ा हुआ अधिकार है हड़ताल। और ये हड़ताल का अधिकार पूरी दुनिया में, देश का, दुनिया का आम आवाम, वहाँ का मजदूर इस हड़ताल के अधिकार, इस साधन को इस्तेमाल करता है। ये कोई हमारे देश में नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया में होता है। और अगर इस अधिकार को आप लोकतंत्र से हटा दें तो वो लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की बुनियादी बुनियादी बात जो होती है वो है असहमति का अधिकार, विक्षोभ का अधिकार, विरोध का अधिकार। ये जनता के पास होना चाहिए, और उसी अधिकार का इस्तेमाल आम जनता कर रही है। और इसके बारे में जो तमाम तर्क, जैसे आपने पहले भी एक सवाल किया था, इसके बारे में जो तमाम तर्क दिए जाते हैं, कठिनाइयां जनता को हो रही हैं, तो देखिए हड़ताल या विरोध या सड़क पर प्रदर्शन, रैलियां जनता का हर तबका करता है। और उससे जो तबका कर रहा है, उसके अलावा दूसरे तबके को हो सकता है कठिनाई हो रही है। तो ये कठिनाइयां जो है, इससे इन सबसे ऊपर जो चीज है, तो सबसे बड़ी बात है वो अधिकार की है। कठिनाइयां तो बहुत सी चीजों से हो रही हैं, जो जीवन जीने को मजबूर ये सरकार कर रही है आम जनता को। जो कोरोना में जो लोगों ने झेला, और जो आम जीवन में भी जो लोग झेल रहे हैं, उससे बड़ी कठिनाई और क्या हो सकती है? आदमी का, इंसान तो इंसान की जिंदगी नहीं जी पा रहा है, उसको वो गुलामों की स्थिति में ढकेल देना चाहते हैं। तो इससे बड़ी कठिनाई की स्थिति और क्या हो सकती है? रोजगार नहीं है लोगों के पास, लोगों के पास एक टाइम खाने को नहीं है। कुपोषण के मामले में आपका देश, हिंदुस्तान सबसे ऊपर है। इससे बड़ी और कठिनाइयां क्या हो सकती हैं? तो सवाल यहाँ देखिए, ये जो जिस तरीके से श्रम कोड कानून लाकर अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, वो असल में हिंदुस्तान विभिन्न तरीकों से, चाहे वो यूएपीएस हो, चाहे वो आपका सेडिशन कानून हो, ये तमाम जो कानून है वो जनता के अधिकारों को खत्म करने की कोशिश है, और जनता को एक ऐसी स्थिति में धकेल देने की है कि जहां वो कोई आवाज ना उठा पाए, वो एक तानाशाह, एक शासन प्रणाली में रहने को मजबूर हो सकें। असल में ये तर्क इस देश को एक फांसीवादी शासन की ओर ले जाने के लिए दिए जा रहे हैं, और ये तर्क और आजकल, अब ये तर्क और जोर पकड़ क्या रहे हैं। श्रम शक्ति, राजीव जी बीच में रोक रहा हूँ, ये सवाल बहुत जरूरी है, इसमें जोड़ देते हैं। क्या फांसीवाद या तानाशाही जो सत्ता है उसकी ताकत बढ़ती है श्रम शक्ति को कमजोर करके, लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर करके? इसका क्या रिश्ता है, अगर आप समझा पाए? तो फांसीवादी ताकतों की तो मेन असल ताकत होती है कि वो एक सांप्रदायिक जी, राजीव जी का कनेक्शन थोड़ा सा मुझे लग रहा है इस बीच। और श्रमिक, जी, अगर जनता के जो बुनियादी सवाल हैं, जनता के जो रोजमर्रा के सवाल हैं, उनको, उन पर जितना आंदोलन तेज होगा, उतनी लड़ाई तेज होगी। जैसा हमने किसानों के आंदोलन के समय में भी देखा, किसानों के आंदोलन ने इस सरकार को, जो कभी झुकती नहीं दिखाई देती थी, वो 3 कृषि कानूनों के सवाल के पीछे हटना पड़ा। और जो सांप्रदायिक माहौल उसने पश्चिम यूपी में खासकर बनाया था, उसको भी शिकस्त मिली। हमने ये चुनाव में भी देखा, उसके तमाम जो दंगाई नेता थे, वो हारे पश्चिमी यूपी में। तो जनता के सवाल अगर किनारे लगा दिए जाएं, तो यही तो फांसीवाद को जगह देता है, यही फांसीवाद को मजबूत करता है। और फांसीवाद जो है एक सांप्रदायिक गोलबंदी के आधार पर खड़ा होता है, वो उसकी मूल चीज होती है। तो जनता का सवाल, जनता के आंदोलन, जनता की पहलकदमी जितनी ज्यादा मजबूत होगी, उतना ही फांसीवाद को हम कमजोर कर सकते हैं।
जी इंद्रेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब ये सवाल जो है ये दरअसल हम अंत की ओर जा रहे हैं। बार बार ये एक सवाल किया आता है कि इससे होगा क्या, क्या हड़ताल से सरकार झुक जाएगी? अगर नहीं झुकेगी तो क्या फ़ायदा है? ये हड़ताल किस लिए है? इसका हासिल क्या है, क्या है? इसका हासिल तो देखिए, जितनी प्रतिक्रियाएं आपने बताई कि लोग कैसा कैसा रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये प्रतिक्रिया तो इस हड़ताल के असर को ही बताती है, क्योंकि इससे लोगों को तकलीफ होती है, इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, इससे सैटरडे संडे को कर लेते तो अच्छा होता, डिस्टर्बेंस कम होता। तो असल में जो जितने तर्क इस हड़ताल के खिलाफ दिए जा रहे हैं, वो ये दर्शाते हैं कि इस हड़ताल का असर है, इस हड़ताल का इम्पैक्ट है, और इस हड़ताल के इम्पैक्ट के चलते ही आज अभी तक तो सरकारें वो लेबर कोड की दिशा में एकदम नंगे तरीके से बढ़ने में नहीं बढ़ी, या राजीव जी ने जो उदाहरण दिया कि कृषि कानून के सवाल पर किसान साल भर लड़े, तब जाकर के इस सरकार को पीछे हटना पड़ा, इस सरकार को झुकना पड़ा। तो निश्चित ही लोगों के लिए असल में ये कुछ छोटे-मोटे आर्थिक चीजें हासिल करने की ही लड़ाई नहीं है। इस देश में पूरे पब्लिक सेक्टर को बचाने की लड़ाई है, इस देश में रोजगार के अधिकार को बचाने की लड़ाई है। और निश्चित ही ये तमाम चीजें जब सरकार सारे संसाधनों को उतारू हो, सारे सार्वजनिक सेक्टर को बेचने पर उतारू हो, तो उसमें लड़ने के अलावा, संघर्ष करने के अलावा न कोई रास्ता है, और न कोई और दूसरा तरीका है कि जिसके जरिए इन तमाम चीजों को, रोजगार को भी, सार्वजनिक सेक्टर को भी बचाया जा सकता है। तो वो इन तमाम संघर्षों, इन लड़ाइयों के जरिए ही बचाया जा सके। यानी कि इसको हम ऐसे भी देखें कि एक आंदोलन या एक हड़ताल की जीत केवल ये नहीं है कि सरकार झुक जाए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, कम्युनिकेट करना, और एक सॉलिडारिटी जो है वो खड़ी करना भी है, इसको हम अगर ऐसे समझें। और यहाँ पर अपनी बातचीत खत्म करते हुए हम चाहेंगे, अगर आप लोग दोनों लोग बारी बारी से, राजीव जी पहले आप, फिर इंद्रेश जी, अगर लोगों से कुछ कहना चाहते हो, यानी कि जो आपके संगठन में नहीं है या जैसे हड़ताल में शामिल नहीं थे, जो भारत की जनता है, उससे अगर आप कुछ कहना चाहते हो, लोगों के लिए कुछ कहना चाहते हो कि उनको क्यों इस हड़ताल के साथ खड़ा होना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि संक्षिप्त में वो भी आप। राजीव जी। नहीं, ये हड़ताल पे लोगों को, या जो भी है, हमने एक बात कही कि जनता के जो बुनियादी सवाल हैं, जो उनके रोजमर्रा के, उनके असल में जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं, उन सवालों पर जनता को, चाहे वो हड़ताल हो, चाहे वो रैली हो, धरना प्रदर्शन हो, विरोध करने, ये जो हमले जनता के आम जीवन के ऊपर हो रहे हैं, जीविका पे हो रहे हैं, इसके खिलाफ लोगों को सड़कों पे उतरना होगा। इन तमाम किस्म के जो पहलकदमियां हैं जनता के सवालों पर, इसमें सामने आना होगा। बल्कि हम कहेंगे कि एक इन आंदोलनों का, अगर हम आज के जो फांसीवादी और तानाशाह शासन और जो हमले जिस तरह से हो रहे हैं, इनके खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, तो हमें बेसिकली जन आंदोलनों का एक मोर्चा खड़ा करना होगा। जनता के व्यापकतम हिस्सों को इस आंदोलन में, इस मोर्चे में आना होगा, तभी हम लोग अपने सवालों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और हम पे जो हमले हो रहे हैं, उन हमलों से हम अपने को, इस देश को, इस देश के संविधान को और इस देश के लोकतंत्र को बचा सकते हैं। इंद्रेश जी, आखिरी टिप्पणी। जी। असल में तो जहाँ खास तौर पर जैसे उत्तराखंड में मैं हूँ, और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ तो बेरोजगारों के अलावा एक अर्ध बेरोजगारों की फौज है, यानी कि जो पूरी तरह न तो रोजगार में है और न पूरी तरह बेरोजगार है। उसमें हमारे यहाँ एक उत्तराखंड पूर्व सैनिक निगम है, पनल उसको कहते हैं, उसके जरिए 25,000 लोग, ऐसे ही और तमाम लोग, शिक्षा, अतिथि शिक्षक हैं और एनएचएम के कर्मचारी हैं, तमाम लोग। तो इन सारे लोगों को भी इस हड़ताल को अपनी हड़ताल समझना चाहिए, क्योंकि ये रोजगार के अधिकार के लिए हड़ताल है। जनता के व्यापकतम हिस्से को भी इन हड़तालों को अपनी हड़ताल इसलिए समझना चाहिए क्योंकि ये सार्वजनिक क्षेत्र को बचाने की और सार्वजनिक सुविधाओं को बचाने की हड़ताल भी है। और तमाम जो लोग हैं, जो भी समझते हैं कि लोकतंत्र में उनकी बात सुनी जानी चाहिए, तो ये असल में इस देश के भीतर
बहुमत के दम पर लोकतंत्र को कुचलने की जो सरकारी कोशिश है, उसके खिलाफ लोकतंत्र को, व्यापक लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई भी है। ये समझना ज़रूरी है जनता के तमाम हिस्सों को, वो छात्र, नौजवानों, बेरोजगारों, महिलाओं से लेकर तमाम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई ऐसा हिस्सा है कि जिसके पैरों तक आग नहीं पहुंच रही है। दूसरे के पैरों तक आग पहुंचते, जो लोग सबसे सुरक्षित थे, सरकारी कर्मचारी, आज के दिन पर उनकी पेंशन चली गई, धीरे धीरे करके नौकरियां खत्म हो रही हैं। तो इसलिए ये जो नीतियां हैं जिनको सुधार कहा जा रहा है, जो एक तरह से तबाही की नीतियां हैं, बर्बादी की नीतियां हैं, इन नीतियों को पीछे धकेलने के लिए व्यापक रूप से आंदोलन की, संघर्ष की लड़ाई की जरूरत है। और ये लड़ाई हम तब शुरू करेंगे जब हमारे पैरों तक आग पहुंच जाएगी, तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए तमाम लोगों से हम ये अपील करते हैं कि इस लड़ाई में, इस देश के भीतर लोकतंत्र, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम चीजों को बचाने के लिए सामने आए, इकट्ठा होकर के, मिलजुल करके लड़ें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे अभी नॉम चॉम्स्की याद आ गए। चॉम्स्की कहते हैं बहुत दिलचस्प बात कि पॉलिसीज़ जो है उनको बनाया ही ऐसे जाता है कि वो जो वर्किंग क्लास के संगठन हैं, जो यूनियंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको अंडरमाइन कर पाए, उनको कमज़ोर कर पाए। क्योंकि यूनियन केवल कामगारों के अधिकार के लिए लड़ती ही नहीं है, बल्कि उनका एक डेमोक्रेटाइजिंग, जिसको चॉम्स्की अपनी भाषा में कहते हैं, उनका एक लोकतांत्रिक असर होता है। क्योंकि ये यूनियन वो संगठन है, वो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर वो लोग जिनके पास सत्ता की या किसी और तरह की कोई शक्ति नहीं है, और वो भी एक ऐसी दुनिया में जहाँ अब मस्तिष्क के श्रम को ज़्यादा ऊंचा माना जाता है शारीरिक श्रम से, और ये एक बहुत भयानक विभेदकारी स्थिति हो चुकी है। वहाँ पर ये यूनियन ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर वो लोग जिनके पास कोई शक्ति नहीं है, वो एक साथ आते हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, दुनिया के बारे में सीखते हैं वहाँ बैठकर, और अपने आइडियाज़ को ट्राई करते हैं, कार्यक्रम शुरू करते हैं। और ये सत्ता की जो शक्तियाँ हैं, जो सत्ता पे हमेशा कब्जा चाहती हैं, उनके लिए ख़तरनाक है। और इसलिए जिसको चॉम्स्की अपनी भाषा में रेफरेंडम इन ग्रीस कहते हैं, और इसलिए सत्ताएं इसको इजाज़त नहीं देना चाहती, और इसलिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ऐसे, जिससे कि हमेशा यूनियंस को, कामगारों की एकता को कमज़ोर किया जा सके। पीट सेगर का एक पुराना गाना है जिसमें वो यूनियन की बात करते हैं, यूनियन स्ट्रेंथ, सॉलिडेरिटी फॉर एवर। सॉलिडेरिटी यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे अधिकार की लड़ाई में लोग मेरे साथ आएँ, तो मुझे उनके अधिकार की लड़ाई में उनके साथ खड़े होना पड़ेगा। कामगारों का संगठन, कोई भी यूनियन, हमेशा ये सॉलिडेरिटी जो है इसको खड़ी करती है, और इसलिए सत्ता उनके साथ नहीं जाती, सत्ता उनके खिलाफ होती है, और आपको ये समझाती है कि हड़ताल अच्छी चीज़ नहीं है। दोबारा से सोचिए, इस बातचीत को फिर से सुनिए, बैठिए और ये सोचिए कि आप भी इस जगह हो सकते हैं, और आपके साथ अगर कोई खड़ा नहीं हुआ तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? एक ही जवाब, कामगारों की यूनियन, वर्कर्स यूनियन आपके साथ खड़ी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी और इंद्रेश जी हमारे साथ हमको समय देने के लिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हम लोग फिर मिलेंगे, ऐसे ही किसी विषय पे बात करेंगे फिर से, और देखते रहिए, फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या बोलना है बाकी सोचते रहिए, ये सब कीजिए, है ना। बहुत बहुत